What's your name? Anushka. प्रोड्यूसर कम अभी है बाहर और प्रोड्यूसर कंपनी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का प्रोड्यूसर कंपनी। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है ये आपका, बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताया है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, मैं पहले आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम मॉड्यूल से उठाएंगे, थ्योरी से उठाएंगे। प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली बनी है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। यानी किसके लिए? किसानों के लिए, ठीक है, फार्मर्स के लिए, करेक्ट है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी किसके लिए बनी है? ऐसे लोग हु आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कहा गया है कि कोई भी 10 या 10 से ज्यादा लोग, मिनिमम 10 और मोर देन 10 मेंबर्स, या फिर 2 या 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, या फिर ये दोनों साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं? एक प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रहेगा। अब वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मतलब में क्या क्या आ जाएगा, ये आपको नीचे लिस्ट दी गई है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकती है जो एक प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन्ड है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? थोड़ा अलग सा लग रहा है सुनने में, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों लाए होंगे? ये कंपनी आई है टू बेनिफिट दी फार्मर्स, के जो लोग बहुत छोटे लेवल पर, जैसे मैंने आपको अमूल का एग्जाम्पल बताया था, याद है आपको कि अमूल क्या करता है? जितने भी भाई छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे गांव में काम करते हैं, है ना, उनका जितना भी प्रोडक्शन है उसको सिटी तक लाने का काम करता है, कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस देने का ये काम करता है अमूल, करेक्ट है, जो अकेले वो नहीं कर पाते, है ना। एक छोटा व्यक्ति बेचारा जो एक छोटे से गांव में बैठा हुआ है, वो शहर तक अपना प्रोड्यूस नहीं पहुंचा पाएगा, उसको लोकली ही बेचना पड़ेगा। अच्छा, बाहर पहुंचाएगा भी तो कैसे? खराब हो जाएगा, तब तक उसका पूरा माल ही खराब हो जाएगा, करेक्ट है। उसको तो कुछ घंटों के अंदर उसे क्या करना है? सप्लाई करना है। तो अमूल उसे कहीं ना कहीं हेल्प करता है, करेक्ट है। और अमूल की हेल्प कैसे हो रही है? अमूल को इतने सारे प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, करेक्ट है। ठीक उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, किस लिए? ताकि आसानी से उनका जो छोटे छोटे लेवल पर जो काम कर रहे हैं, होता है ना कि हम इतना कम माल है हमारे पास में, अब हम बिजनेस क्या करेंगे इससे? अब वो छोटे माल की वजह से उन्हें रेट भी अच्छा नहीं मिलता है, करेक्ट है। ये सब आपको पता ही है, किसानों के साथ ही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केस में ये लोग प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर क्या करते हैं? यहाँ पर अपना प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, देन दिस प्रोड्यूसर कंपनी सेल्स दीज प्रोडक्ट्स टू दी सिटीज और दी बायर्स। समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का? आखिर क्यों ये कंपनी बनाई जाती है? ठीक है, क्यों बनाई जाती है? ताकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, उन्हें आसानी से बायर्स मिल सके। लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही काम करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए ही काम करेगी, अपने मेंबर्स के लिए ही काम करेगी, ठीक है। और सिर्फ इनका ही माल मार्केट में सेल करेगी। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड एंड इट शैल वर्क फॉर दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली, जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोई और काम प्रोड्यूसर कंपनी नहीं कर सकती, सिंपल, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है अपने को, और ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको सिंपल क्या बताया गया है? कोई भी काम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इन कनेक्शन विद एग्रीकल्चर आपको बताया गया है। देखिए,
सबसे पहले अपन उठाते हैं आपकी डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी में सबसे पहले इनका कहना है कि प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज 378 बी सेक्शन 378 बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है, जो अभी अपन नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर 1956 में, 1956 में भी थी प्रोड्यूसर कंपनीज, पहले का कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, मेंबरशिप जो है प्रोड्यूसर कंपनी की वो ऐसे लोगों के लिए ओपन है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो खुद ही प्राइमरी मतलब जो खुद ही प्रोडक्शन का काम करते हैं, किसी और से माल नहीं ले रहे हैं हम खुद ही प्रोड्यूसर्स हैं, करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, इट इज एन एक्टिविटी बाय विच सम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूसर्स किस चीज के, एग्रीकल्चर के, ठीक है। यहां पर मेंबर्स कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्लियर है यहां तक, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अपन क्या देख रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग मतलब फसल, हाँ फसल काटना, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आएंगी आपकी। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट इकट्ठा करना, ग्रेडिंग मतलब फसल को अलग अलग करना कि ये महंगी है ये उससे सस्ता, ऐसा होता है ना, ग्रेडिंग करते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार रीडिंग मार के आपको समझ में आ जाएंगी। ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस प्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोड्यूस जो है इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और इस प्रोडक्शन के लिए जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसे इंपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट प्रोड्यूसर कंपनी में कैरी ऑन एनी ऑफ द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज, खुद से या फिर दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोड्यूस मेरी है, पर जरूरी नहीं है कि वहां जाकर मुझे ही काम करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है, तो क्या जरूरी है कि मैं खुद ही जाकर काम करूंगी, नहीं, ठीक है। सो दिस कैन बी डन आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू अदर इंस्टीट्यूशन। प्रोडक्शन कंपनी मे टेक हेल्प ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्पस, राइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रिजर्व करना, उसको ड्राई करना, डिस्टिलिंग मतलब प्योर करना, डिस्टिल करना मतलब और प्योर करना, उसे साफ करना और ज्यादा प्योर करना। ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, बेसिकली ऑल दीज प्रोसेसेस, व्हाट दैट मीन, पैकेजिंग, समवॉट पैकेजिंग, इस प्रोड्यूस को क्या करना, अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करके उसे क्या करना, पैक करना, ये भी प्रोड्यूसर कंपनीज की एक्टिविटीज में आएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेडिंग का काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस को अलग अलग सेग्रीगेट करने का काम कर रहे हैं, पूलिंग का काम कर रहे हैं, ये भी क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी की एक्टिविटी में इंक्लूडेड है, ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। मतलब आप अपने मेंबर्स के लिए ही मशीनरीज क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो कि जरूरी है इस काम को करने के लिए। बट यहां लिखा है फॉर इट्स मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ ये काम किसके लिए हो सकता है, मेंबर्स के लिए ही हो सकता है। एजुकेशन प्रोवाइड करना कि भैया सबको मिलजुल कर काम करना है, मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उन्हें एजुकेट करना। टेक्निकल सर्विसेज देना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, कि ये काम और बेहतर कैसे हो सकता है, ठीक है।
जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, अगर आप बिजली का उत्पादन का काम कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, या फिर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, व्हाट डज दिस मीन? रिवाइटलाइजेशन, फिर से यूज करना किसी भी लैंड को या वाटर रिसोर्सेस को जो अभी तक यूज में नहीं आ रहे थे, उन्हें फिर से नए तरीके से यूज करना, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? उन्हें संभाल कर रखना। कम्युनिकेशंस रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस, यानी कि लोगों को बताना कि आप जो काम कर रहे हैं उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। कम्युनिकेशन, एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव दीज बायर्स, हमें इतना रेट मिल रहा है, वॉट एवर कम्युनिकेशन इज देयर, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? वेलफेयर मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, करेक्ट है, उनकी बेहतरी के लिए हम और क्या क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई और एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू ऑल दीज एक्टिविटीज, एनी अदर एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, ठीक है, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव रहेगी। ओके, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और अदर एक्टिविटीज, यानी कि इन सभी कामों के लिए पैसा देना, फाइनेंस करना, उधार देना, अपने मेंबर्स को फाइनेंस करना, उधार देना, विल ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल डील प्राइमरीली विद द प्रोड्यूस ऑफ इट्स एक्टिव मेंबर्स ओनली। बनी ही किस लिए है? अपने मेंबर्स के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, तो इट शैल डील ओनली विद द प्रोड्यूस ऑफ इट्स एक्टिव मेंबर्स कैरिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, ठीक है, समझ में आया? तो इन अ नटशेल व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी? अब प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है कि कोई भी 10 या 10 से ज्यादा लोग, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है, आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है, कोई भी 10, मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, लोग भी नहीं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं? एक प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विच हैज दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली, ठीक है। एक प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर काम करेगी। मिनिमम 10 या 10 से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या फिर 2 या 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, या फिर ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं? एक प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विच फॉलोज ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स और एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, सारे के सारे या इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक प्रोड्यूसर कंपनी का। पर्पस क्या होता है? टू हेल्प द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फाइंड देयर बायर, करेक्ट, सिंपल, ओके। इससे ज्यादा यहाँ पर कंटेंट कुछ आपके लिए प्रोड्यूसर, यहाँ क्या शुरू से आखिरी तक सीएस जर्नी में प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, इससे ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं रहा है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी, दैट्स इट, ठीक है। There are some examples of producer company here. किसान बंधु एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, किसान भूमि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एग्रो एकर्स विमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. As you can see, they have producer company with their name. They have added producer company with their name so that you can recognize a particular company whether this company is a producer company or not. Like an OPC, है ना? You need to add what? Producer company with your name for the purpose of recognition, right? ठीक है, यहां तक चलिए। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने ये आगे भी एक बार पढ़ा है ना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, वहां पर भी फॉरेन कंपनी आता है। सेम पूरा कंटेंट जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम कंटेंट है यहाँ पर। तो हम जब अभी पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसे जल्दी जल्दी आप निकाल देंगे, बस रिवीजन लेंगे और वहां पर हम उसे हटा देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है दोनों चैप्टर्स में। चलिए, सबसे पहले फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। फॉरेन कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, करेक्ट है। अपने यहाँ एमसीए पे रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। Amazon हो गया, कोका कोला हो गया, ये क्या है? कोलगेट हो गया, क्या है ये? फॉरेन कंपनीज है,
ठीक है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं, ये अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड है, पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब फिर से वही, अपन पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है, कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इतनी सारी फॉरेन कंपनीज काम करती हैं, करेक्ट है, वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है ना। हमने अपने यहाँ जो इंडियन कंपनीज है विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, उनके ऊपर तो हमने इतने सारे कंप्लायंसेस लगा रखे हैं, आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, करेक्ट है। तो जो फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आकर काम कर रही हैं, तो वो तो सीधे सीधे बोल देंगी कि हमारा तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट है, कि हम तो आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कंप्लायंसेस कैसे। तो सरकार का सीधा सीधा कहना है कि अगर आप हमारे देश में आकर काम करते हैं, अगर आप हमारे देश में आकर काम करते हैं, तो एक तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, तभी तो हम आपको काम करने की इजाजत दे रहे हैं। ये कंपनीज को क्यों इनवाइट किया जाता है? व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट अर्न्स गुड अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम दीज फॉरेन कंपनीज, करेक्ट है। अब आपने टैक्स में वो सब देखा ही होगा कि कंपनीज का टैक्सेशन कैसे क्या रहता है ना। जितना भी फॉरेन कंपनी का बिजनेस इन इंडिया है, उसके ऊपर उन्हें क्या करना पड़ता है? इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, करेक्ट है ना। फॉरेन कंपनी जो दूसरे देशों में काम कर रही है, उसके ऊपर अपने यहाँ टैक्स देगी क्या? नहीं देगी। कितने पे देगी? जितना बिजनेस इज इन इंडिया, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स देगी, करेक्ट है। वैसे ही फॉरेन कंपनी के ऊपर यहाँ सरकार का कहना है कि आपको ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। क्या बता दिया है? फॉरेन कंपनीज का एक सेपरेट आपको चैप्टर ही बता दिया है कि फॉरेन कंपनीज के केस में ये कंप्लायंसेस करना जरूरी है। वजह इस फैक्ट की भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आप हमारे यहाँ आकर काम कर रहे हैं, आप हमारे देश में आकर काम कर रहे हैं, तो आपको ये कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे, सो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप हमारी इकोनॉमी से कमा रहे हो ना, लोग आपके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं ना, तो आपको कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे, सो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो अब अपन देखने वाले हैं कि एक फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस लगते हैं इन इंडिया। एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अगर इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 2 का क्लॉज 42 जो है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी, विच इज वेरी सिंपल। इट मींस कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अब ये खुद से भी हो सकता है या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि खुद से ही किया जाए, आपका कोई एजेंट भी आपकी तरफ से ये बिजनेस यहाँ पर कंडक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी तो हो सकता है, करेक्ट है। Amazon, करेक्ट है। ऑल दीज ई कॉमर्स कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रही हैं, करेक्ट है। फिजिकली भाई उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस है, बाहर है, यहाँ पर पूरा बिजनेस कैसे। देयर आर मेनी कंपनीज अभी जो सिर्फ वेबसाइट से ऑपरेट कर रही हैं। आपने देखा है जब से शार्क टैंक आया, कितना मतलब डिजिटल मार्केट इतना बढ़ गया है कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स दे हैव नो फिजिकल बिजनेस, इस तरीके से दे आर सेलिंग ऑनलाइन, राइट। तो इसका मतलब है अगर कोई बाहर का व्यक्ति अपने यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिकली भी बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर रहे, किसी और तरीके से कर रहे हो, फिजिकली भी नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं कर रहे, किसी और तरीके से कर रहे हैं, देन ऑल्सो you'll have to comply with these provisions. You'll be called as a foreign company and this section will be applicable on you, ठीक है। आपने कोई लूप होल निकाल लिया, आपने कोई और तरीका निकाल लिया, आपने बोल दिया देखो हम तो फिजिकली भी नहीं कर रहे, देखो हम तो इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं कर रहे, दोनों में ही नहीं आ रहा, दोनों का कोई भी तरीके से कर रहे हो क्या? किसी भी तरीके से कर रहे हो क्या? कर रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? चैप्टर 22
चैप्टर 22 के सेक्शन 379 से लेकर 393 तक ऐसी कंपनीज के बारे में बात की गई। कैसी कंपनीज के बारे में? फॉरेन कंपनीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 380 की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 380 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 380 क्या बोल रहा है? सेक्शन 380 ये बोल रहा है कि हर एक फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए आती है, कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए आती है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिनों के अंदर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जिस दिन से वो अपना, हम कह रहे हैं ना, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिस दिन से अपना प्लेस ऑफ बिजनेस वो यहाँ स्टार्ट करती है, उससे 30 दिनों के अंदर उसे आरओसी को बताना पड़ेगा, उसे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्या इंटीमेट करना पड़ेगा? फिर से क्या बोला है यहाँ पर? सेक्शन 380 ये कह रहा है कि हर एक फॉरेन कंपनी विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, कितने डेज? 30 डेज, उसे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा ये सारी डिटेल्स। ठीक है, आरओसी को क्या बताना पड़ेगा? ये सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। क्या क्या? सबसे पहले एक फॉरेन कंपनी को अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, अब दूसरे देश में हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये किसी और नाम से जाना जाता। ठीक है, तो चार्टर एनी डॉक्यूमेंट जो कि उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, चार्टर है, हर वो डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। एंड इन केस that particular document is not in English language, तो आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन इन इंग्लिश आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। पहला इंटीमेशन, फर्स्ट थिंग टू बी इंटीमेटेड टू आरओसी इज व्हाट? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, the charter of the document company, or whatever document which defines the constitution of that particular foreign company has to be filed to the ROC. In what period? Within a period of 30 days from the date of establishment of place of business in India by that particular foreign company. ठीक? Next. अच्छा, and certified translation. If that particular document is not in English language, तो क्या करना है आपको? उसका ट्रांसलेशन फाइल करना है। ठीक है, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल एड्रेस। ये कहाँ का एड्रेस है? फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री में आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस है, आपको उसका भी हमको पूरा डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं एक्चुअली, व्हाट इज योर बेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट, अपने सेक्रेटरी की लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, जो सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस या नेम्स ऑफ एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्संस हु आर रेसाइडिंग इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको इंडिया में कंपलसरी है एक फॉरेन कंपनी को कि एक या एक से ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे कि आरओसी को अगर कुछ पूछना है तो भैया यहाँ किसी को तो रखो, हम किससे बात करें, हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ फाइलिंग नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें नोटिस भेजना है, हम किसको भेजें? तो देयर मस्ट बी वन और मोर देन वन पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसका नाम और एड्रेस या फिर उनके नाम या एड्रेसेस आपको शेयर करने पड़ेंगे विद आरओसी, दैट दिस particular person or these particular people are responsible for the purpose of communication on the part of foreign company. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया। आपका इंडिया में कोई ऑफिस है, कहीं से आप छोटा सा ही ऑफिस, कहीं तो कुछ होगा जहां से आप ऑपरेट करते होगे। ठीक है, जैसे अमेज़न के यहाँ पर भी छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, करेक्ट है, कहीं तो ऑफिस होता है, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट दिस इज आवर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज वेयर? मुंबई। ठीक है,
बहुत सारे ऑफिसेज हैं, गोवा में भी फैक्ट्री है, ठीक है, आई थिंक बैंगलोर में भी है, बट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि उनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। Okay. Next, particulars of opening and closing of a place of business in India on earlier occasion or occasions. In case you have a different timing. Now, because you are a foreign company, you may be operating at a different time, definitely, right? And in that case, you will be mentioning the earlier occasions when you operate. Normal than the Indian companies. तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, एक फॉरेन कंपनी है, बिजनेस आवर्स उसके अलग हो सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और अगर ऐसा है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, कौन, द पीपल या फिर द पर्सन जो कम्युनिकेशन के लिए इंडिया में है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं ना तो डायरेक्टर्स और ना ही वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया कन्विक्टेड है या डीबार्ड है फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर अब्रॉड, यानी कि डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, ना तो इंडिया में और ना ही बाहर, ठीक है, समझ में आया, दोनों के ऊपर लग रहा है ये, इंडिया में आपने जिसको रखा है वो भी और जो बाहर के डायरेक्टर्स हैं वो भी, दोनों ही डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, इंडिया में भी नहीं होने चाहिए और खुद की कंट्री में भी नहीं होने चाहिए, ठीक। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसके अलावा आरओसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन कंपनी टू द आरओसी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इनका कहना है कि हर एक फॉरेन कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी का जो नाम है और वो कंट्री जो भी ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब किस कंट्री को वो बिलोंग करती है, और वो एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, ये एग्जिबिट करके रखा जाए इन दी स्पेसिफाइड प्लेसेस और डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 382। नाउ व्हाट डज सेक्शन 382 सेज, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। सेक्शन 382 कहता है कि हर एक फॉरेन कंपनी जहां भी ऑपरेट करती है, जो भी प्रीमाइसेस में ऑपरेट करती है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जो कि आते जाते आसानी से लोगों को नजर आए, और वहां लिखा होना चाहिए उसका पूरा नाम, उसकी ये फैक्ट कि दैट इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हाई, ताकि लोगों को समझ आ सके कि इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। आपने रिसेंटली वो मेक इन इंडिया वाला टाइम याद है आपको, वो आया था, एक लेयर आई थी मार्केट में, मेक इन इंडिया, उसके बाद में जो वेबसाइट्स हैं आपकी अमेजोन वगैरह है, वहां बोला था कि कंट्री ऑफ ओरिजिन भी ऐड होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी गई थी कि भैया हमें पता चलना चाहिए विद दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके नाम ऐसे लगते हैं जैसे वो इंडियन कंपनी है, लेकिन एक्चुअली वो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। HUL, ठीक है, सम वेरी गुड एग्जाम्पल्स, पीटर इंग्लैंड, आपको पता है नाम है पीटर इंग्लैंड, इट इज एन इंडियन कंपनी, ठीक है, और लोग ये सोचते पीटर इंग्लैंड लाइक इट इज अ फॉर, या अच्छा, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, बिकॉज पीपल, अभी तो लोग काफी अवेयर हो गए हैं, बट लोग पहले ऐसा सोचते थे कि नहीं नहीं फॉरेन ब्रांड हो, उसके लिए पैसे देने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, फिर भाई मार्केट ही बदल गया, पूरा मार्केट ही पलट गया कि अब तो हमको इंडियन प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें फॉरेन ब्रांड्स नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी फॉरेन कंपनी है तो सबसे पहले तो जहाँ जिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस से आप ऑपरेट करते हैं वहां बाहर एग्जिबिटेड होना चाहिए। अच्छा, एग्जिबिटेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने कहीं भी कोने में कहीं बोर्ड लगा लिया जो लोगों को दिख ही नहीं रहा, आते जाते दिखना चाहिए ना। नेक्स्ट इज आपका बिलिंग, आपके लेटर हेड्स, डॉक्यूमेंटेशन, वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं वहां पर भी ये सारी डिटेल होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है। वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है आपका, वहां पर भी आपकी कंपनी का नाम, द फैक्ट दैट इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेक्शन 376 क्या कहता है,
सेक्शन 376 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करना बंद कर देती है, ठीक है, जब भी कोई फॉरेन कंपनी विच हैज बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया सीजेस टू कैरी ऑन सच बिजनेस इन इंडिया। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड, कंपनी बंद हुई है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इंडिया में बिजनेस करना बंद हो गया है, ठीक है। तो यार अब अपने को भी तो पता होना चाहिए, आपने रजिस्टर किया था आरओसी के पास में जाके, है ना, कि भैया 30 दिन के अंदर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए, आरओसी को ये भी तो बताओ कि अब हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, करेक्ट है। तो उसके लिए बोला गया है कि भाई ऐसी कोई भी कंपनी को हमारे यहाँ इंडिया में इस तरीके से वाइंड अप किया जा सकता है जैसे कि एक अनरजिस्टर्ड कंपनी को किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंपनी का वाइंडिंग अप जब आप देखोगे ना, तो नॉर्मल कंपनी का वाइंडिंग अप इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड कंपनी विच इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उनकी तरह ही इस फॉरेन कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि ये क्या है, हमारे लिए एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है, और सारे प्रोविजंस for winding up which are applicable for unregistered companies shall be applicable on this foreign company, ठीक, so that हमारे अकाउंट्स में हमें पता चल जाए कि भैया हमारे रिकॉर्ड में कि अब ये कंपनी हमारे यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेक्शन 379 क्या कह रहा है, सेक्शन 379 कहता है कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी में, ठीक है, कम से कम 50% या फिर उससे ज्यादा, करेक्ट है, कम से कम 50%, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करके रख रहे हैं, इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स यानी इंडियन कंपनीज, ठीक है, या फिर दोनों मिलाकर, समझ में आया। अगर किसी भी फॉरेन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल में इंडियन सिटीजन्स या फिर इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज ही नहीं सभी आ गए, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट्स में सिर्फ कंपनी आई क्या, नहीं, सारे एस्टैब्लिशमेंट्स आ गए, करेक्ट है। अब बॉडी कॉर्पोरेट, इंडियन सिटीजन्स या फिर दोनों मिलाकर इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर पार्टली इक्विटी या फिर पार्टली प्रेफरेंस या दोनों मिलाकर होल्ड करते हैं, तो ऐसे केस में इस फॉरेन कंपनी को बोला जाएगा कि भैया आपको कंपनीज एक्ट 2013 के ये प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे एज प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्शंस इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। फिर से क्या बोला है यहाँ पर देखिएगा, सेक्शन 379 क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन देखिए, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, कितना 50%, ठीक है, कम से कम 50%, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, पार्टली इक्विटी हो या पार्टली प्रेफरेंस हो, किसकी, फॉरेन कंपनी की, इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट, अकेले या फिर इन सबको मिलाकर, ठीक है। ये कंपनी शैल कंप्लाई विद सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 के उन सारे प्रोविजंस को ऐसी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है, with regard to the business carried on in India as it if were a company incorporated in India। सरकार ये कह रही है अब हम मान के चलेंगे that you are an Indian company, आप है नहीं पर हम मानेंगे, और इस वजह से आपको कंपनीज एक्ट 2013 के वो सारे सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे which have been prescribed by the central government to be followed by a foreign company। समझ में आया, पक्का। चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन
381 नो, सेक्शन 381 क्या बोल रहा है? सेक्शन 381 कह रहा है कि बड़ा सिंपल है कि आपको ना साल में एक बार अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी आरओसी को। भाई बताओ, तुमने कि हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हो, कितना पैसा कमाया, टैक्स वैक्स भरोगे तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि आपका बिजनेस कितना क्या चल रहा है। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। सेक्शन 381 एक फॉरेन कंपनी पर सिर्फ उस ही हद तक एप्लीकेबल होता है जहां तक उसका बिजनेस इन इंडिया इज कंडक्टेड। बाहर दूसरे देशों में उसके बिजनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में कितना बिजनेस कर रही है सिर्फ इससे लेना देना है। दूसरी कंट्री में उसने कितना कमाया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वाई? बिकॉज हमको क्या मतलब भैया, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, कमा भी बाहर रहे हैं, स्पेंडर्स भी बाहर है, करेक्ट है, कंज्यूमर्स बाहर है, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम टैक्स नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो आरओसी ये कह रहा है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए। पहले तो आपके यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, बट ओनली फॉर द बिजनेस विच इज कंडक्टेड इन इंडिया। बाहर का लेखा जोखा नहीं चाहिए। P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी चाहिए एवरी कैलेंडर ईयर, लेकिन लेकिन वो भी सिर्फ फॉर द बिजनेस विच इज कंडक्टेड इन इंडिया। तभी तो आपने देखा है वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनते हैं फिर फॉरेन कंपनीज के, अलग अलग जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। पहले स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद में क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये लोग इतने अलग अलग जगह ऑपरेट कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये जो अकाउंट्स एक फॉरेन कंपनी शेयर कर रही है ना, किसके साथ में, आरओसी के साथ में, वहां पर आप एक लिस्ट में ये भी बताइए कि आप यहाँ कौन कौन सी जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में भी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोलगेट मुंबई में भी ऑपरेट कर रहा है, गोवा में भी ऑपरेट कर रहा है, केरला में भी एक छोटी सी जगह है जहाँ उनकी फैक्ट्री है, तो इंडिया में भी तो इतनी सारी जगह से ऑपरेट कर रहा है ना, वो भी लिस्ट दो हमको कि तुम इंडिया में तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस और कितने कितने प्लेसेस पर है, तुम किस किस स्टेट में किस किस सिटी में काम कर रहे हो, उसका लिस्ट भी चाहिए आरओसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां तक एक बार रीडिंग मारेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बताता हूँ। प्रोड्यूसर कंपनी चार्ट नहीं बनाया आज हमने, चलिए पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिए। इसमें सिर्फ मीनिंग लिखिएगा आपके प्रोड्यूसर कंपनी में। प्रोड्यूसर कंपनी डाउन एरो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी डाउन एरो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डाउन एरो एक और, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जल्दी। प्रोड्यूसर कंपनी डाउन एरो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एक और डाउन एरो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऑब्जेक्टिव्स एज मेंशन्ड इन 378B, ऑब्जेक्टिव्स राइट एरो 378B। नाउ वी नीड नॉट राइट दीज ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली ये तो रटने वाला काम है आपका, ठीक है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आपको एक 2-3 बार इसको खाली रीडिंग मारना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स को आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, राइट, एंड वी आर डन हियर। नेक्स्ट आ जाइएगा फॉरेन कंपनी पे। सबसे पहले फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया।
एक लाइन में डाउन एरो बना के इन एनी मैनर, बिजनेस इन एनी मैनर भी लिख लीजिएगा। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में लिखेंगे सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फिर नीचे लिखेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन एनी मैनर, कंडक्ट्स बिजनेस इन एनी मैनर। ठीक, इसके बाद में सेक्शन 380, फाइल विद आरओसी, फाइल विद आरओसी एरो 30 days of establishment, आरओसी ब्रैकेट में लिखेंगे 30 days of establishment, डाउन एरो में। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखते जाएंगे। पहला वाला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ब्रैकेट में ट्रांसलेटेड, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड वर्जन इन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी लिस्ट, name and address of authorized representative in India, address, next address of principal office outside India, address of principal place outside India, opening and closing, opening and closing hours in India, next declaration, declaration of disqualification, that we are not disqualified to be appointed। ठीक, एनी अदर इंफॉर्मेशन, ये मत लिखो एनी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपने क्या लिखा भाई, सेक्शन नंबर 380। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइएगा सेक्शन 376। 376 क्या बोला आपको, बड़ा एक लाइन में लिख लीजिएगा इसे। एनी कंपनी, यहाँ पे लिखिएगा फॉरेन कंपनी, नीचे लिखिएगा सीजेस बिजनेस इन इंडिया, फॉरेन कंपनी नीचे लिखिए सीजेस बिजनेस इन इंडिया, वाइंड अप एज, नीचे लिखेंगे उसके वाइंडिंग अप एज अनरजिस्टर्ड कंपनी, वाइंडिंग अप एज अनरजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, नेक्स्ट 379, नेक्स्ट 379 में क्या कह रहे हैं, ये तो यहां पर लिखा ही हुआ है मैंने आपको। फॉरेन कंपनी जहां पर कम से कम 50% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स या बॉडी कॉर्पोरेट या बोथ। लास्ट में इसके लिखेंगे, ऐड करेंगे ठीक है। समझ में आया पक्का, एनी डाउट?
ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका सेक्शन 381। 381 में क्या बताया आपको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी कैलेंडर ईयर टू आरओसी। सबसे पहले क्या लिखेंगे 381 में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नीचे लिखेंगे पी एंड एल बैलेंस शीट, फिर एक डाउन एरो बनाएंगे टू आरओसी एवरी कैलेंडर ईयर, दैट्स इट। नहीं लिखा? फिर से बोलो, लिखिए सेक्शन 381, ठीक है। इसमें लिखेंगे फॉरेन कंपनी, फिर डाउन एरो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर डाउन एरो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर डाउन एरो आरओसी एवरी कैलेंडर ईयर। ठीक है, यहां तक हो गया है ना? आपको समझ में आ रहा है ये अपन क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं? ये भी आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ क्या बता रहे हैं आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शंस हैं जो एज टू एज एक फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। क्या बोला है यहाँ पर? एज रिगार्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू फॉरेन कंपनीज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 384 आर टू बी नोटेड। सेक्शन 384 में आपको क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट 2013 के ये सारे सेक्शंस एक फॉरेन कंपनी के ऊपर एज टू एज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कौन से सेक्शंस हैं? सबसे पहले रिलेटिंग टू डिबेंचर्स, सेक्शन 71 रिलेटिंग टू डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स वाले जो प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनीज हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। वही प्रोविजंस किसके ऊपर आएंगे? फॉरेन कंपनी के ऊपर। यानी कोई फॉरेन कंपनी अगर अपने यहाँ आकर डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको भी वो प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडिया में हमारे यहाँ कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? एनुअल रिटर्न सीएसआर से रिलेटेड प्रोविजंस भी फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, यानी एनुअल रिटर्न उन्हें भी फाइल करना पड़ेगा प्लस सीएसआर उन्हें भी करना पड़ेगा। अगर प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर वो आ रहे हैं तो सीएसआर उनको भी करना पड़ेगा। इंडिया में खर्चा करना पड़ेगा सीएसआर का। करेक्ट है? आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, हमारे यहाँ क्या कंज्यूमर्स ले रहे हो, हमारे यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हो, तो यहाँ सीएसआर भी यहाँ पर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सेक्शन 128 क्या बोल रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, लेकिन खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कौन सा जाएगा? आपने क्या खर्चा किया, आपने क्या खरीदी की, कितना सेल हुआ, मतलब कि ऑल दी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द बिजनेस कंडक्टेड इन इंडिया। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस चाहिए हमको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बाहर वाले ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए। दिस इज रिपीटेड, मैं बता चुकी आपको ये बात। करेक्ट है? फिर क्या कह रहे हैं? चार्जेस वाला जो चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का जो चैप्टर है, वो वैसे के वैसा एग्जैक्टली सेम फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। कब होगा? अगर कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पर क्या करती है, लोन लेती है, बदले में चार्ज क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। ठीक है, तो चार्ज क्रिएट होगा। अगर चार्ज क्रिएट होगा तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस वैसे के वैसे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। आप ये नहीं बोल सकते हम आपके यहाँ थोड़ी रजिस्टर हुए हैं, आपके पास में कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे यहाँ इंक्वायरी कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें। वी कैन, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, वी हैव दिस पावर। ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर कौन सा? 14 रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, वैसे के वैसा एग्जैक्टली सेम वही प्रोविजंस एक फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब चार्ट बनाएंगे। सेक्शन 384, सेक्शन 384 यहां पर बहुत शॉर्ट में हेडिंग डालेंगे। सेक्शंस कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनीज।
अब इसमें बस आप 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, सेक्शन 71 डिबेंचर्स। नंबर 2, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न्स। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न्स। नंबर 3, सेक्शन 135 CSR। नंबर 4, सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Number 5, Chapter 6, registration of charges. You can just write registration of charges. Next, inspection, inquiry and investigation. इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब आपको ये पॉइंट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहे हैं कि ये सेक्शंस फॉरेन कंपनी के ऊपर वैसे के वैसे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो पैराग्राफ दिया है ना, इससे काफी बार आपको बड़े 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। ये छोटे से पैराग्राफ में से आपको बार बार एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसका शेयर ट्रांसफर ऑफिस या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो इंडिया में है, तो हम मान के चलेंगे कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया, मतलब वो एक फॉरेन कंपनी है। आप क्या कह रहे हो, हम कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक शेयर ट्रांसफर ऑफिस है। तो यहाँ पर डिसीजन दिया है कि सिर्फ शेयर ट्रांसफर ऑफिस होने का मतलब भी क्या है कि आपका यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब आप फॉरेन कंपनी है और आपको ये सारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इनका कहना है कि भाई जब भी किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत बार किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाकर किसी होटल में रुकते हैं और बिजनेस पर बातचीत करते हैं। जैसे एक कंपनी है जहां पर क्या हुआ, कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस कंपनी के, वो क्या करते थे, अपनी कंट्री से बाहर जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, होटल पे रुकते थे, ठीक है, और वहां पर बिजनेस की बातचीत करते थे और वापस आ जाते थे। ठीक है, तो डिसीजन ये आया कि दिस कंपनी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंग्लैंड। ये लोगों ने क्या कहा होगा, हम तो खाली होटल बुक कर रहे हैं, वहां काम करते हैं और आ जाते हैं। तो ऊपर वो याद आ रहा है आपको, इन एनी मैनर, उसका यही मतलब है। इन एनी मैनर का मतलब है कि कैसे भी। तो फिर ये काम तो आप अपने देश में भी कर सकते हो ना। नहीं, एक बार ये सी, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जब भी आप फ्रीक्वेंटली रुक रहे हो, द वर्ड फ्रीक्वेंटली इज इंपॉर्टेंट। एक बार तो बोर्ड मीटिंग भी हो जाती है ना, कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग बाहर करती है ना, तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया? नहीं, फ्रीक्वेंटली, द वर्ड यूज्ड हियर इज फ्रीक्वेंटली। क्यों जाना पड़ रहा है आपको उस देश में बार बार? कुछ तो कनेक्शन है, अलग अलग देशों में चले जाते हैं, वहीं क्यों जा रहे हो, वहीं क्यों मिल रहे हो? There is some connection with that particular country. That means you have a place of business with that particular country. ठीक। नेक्स्ट, आपकी कंपनी किसी कंट्री में प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्रॉपर्टी होल्ड करके रखने का मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, दैट मे बी एन इन्वेस्टमेंट बाय दैट फॉरेन कंपनी। ठीक है, अब इन तीनों केसेस से ही आपको 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा पूछ लिया गया है कि बताइए प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट, देयर आर सम एग्जांपल्स हियर नाउ, कि भाई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फॉरेन कंपनीज के जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कोका कोला हो गया, फोर्ड हो गया, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेप्सिको। ठीक है, दीज आर सम, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? फॉरेन कंपनीज के, विच आर कंडक्टिंग देयर बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक आज का हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की पहले मैं आपको लिमिट बता देती हूँ। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी। करेक्ट है? तो भैया प्राइवेट कंपनी है तो स्मॉल क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का जो दायरा है ना वो बड़ा बढ़ चुका है ना। अब बेचारे जो छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर भी देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था ना, तो वहां पर
जो कंप्लायंसेस थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे फॉर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। पहले ऐसा नहीं था, 1956 में ऐसा नहीं था, लेकिन जब 2013 आया तो सरकार ने यहाँ पर 2013 में प्राइवेट कंपनीज के लिए भी कंप्लायंसेस बहुत बढ़ा दिए। अब यहाँ पर शोषण किसका हुआ? छोटी प्राइवेट कंपनीज का। ठीक है, क्या होता था पहले, प्राइवेट कंपनीज खुद को कन्वर्ट नहीं करती थी इनटू पब्लिक कंपनीज, नोइंग कि यार कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे, तो वो एज प्राइवेट कंपनी ही ऑपरेट करती थी। पैसा था उनके पास, उन्हें बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है, कंप्लायंसेस से बच जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कंप्लायंसेस और स्ट्रिक्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब यार छोटी कंपनीज ने बोला अब हमारा तो शोषण हो गया, हम तो ऐसे बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हम क्या कंप्लायंसेस ही करते रहेंगे, इतने खर्चे करते रहेंगे। तो उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या फिर जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि जस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में किससे ज्यादा नहीं है, 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब ये है कि इनके ऊपर जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज है ना, इससे ऊपर, इस लिमिट से ऊपर जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर कंप्लायंसेस ज्यादा है, इनके ऊपर कंप्लायंसेस कम है। इन्हें थोड़े एग्जेम्पशंस, इन्हें थोड़े प्रिविलेजेस मिले हुए हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये चार्ट में लिख लीजिएगा, स्मॉल कंपनी की लिमिट लिखनी है सिर्फ आपको। ठीक है, स्मॉल कंपनी का मतलब है ऐसी कोई भी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस। ठीक है, और जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। इसके बाद में जो लाइन लिखी हुई है ना, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड 100 करोड़, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है बाय गवर्नमेंट। फ्यूचर में ये जो लिमिट है इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लिमिट जब बढ़ाएंगे तो वो मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, वो मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल तक के लिए, और टर्नओवर के केस में 100 करोड़ से ज्यादा फ्यूचर में सरकार खुद भी नहीं बढ़ा पाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्रेजेंट लिमिट कितनी है, प्रेजेंट में लिमिट कितनी है स्मॉल कंपनी की, 4 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, और टर्नओवर के लिए कितनी है, 40 करोड़ है, करेक्ट है। लेकिन फ्यूचर में सरकार इसे बढ़ा सकती है, लेकिन जब फ्यूचर में सरकार इसे बढ़ाएगी भी तो ये ध्यान में रखेगी कि इस लिमिट से ज्यादा, कितनी लिमिट से ज्यादा, 10 करोड़ फॉर पेड अप कैपिटल एंड 100 करोड़ फॉर टर्नओवर, इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट फ्यूचर में भी इंक्रीज इस लिमिट को नहीं कर सकती है। ठीक है, क्लियर? चलिए आज के लिए काफी है, नहीं ये रह गया आपका, ये स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस होल्डिंग सब्सिडरी पर नहीं लगेंगे, सेक्शन 8 पर नहीं लगेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनीज पर नहीं लगेंगे। ठीक है, उनकी कैपिटल कम हो तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, कौन कौन, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, विच आर गवर्न बाय सम स्पेशल एक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। इसका चार्ट बना लीजिएगा स्मॉल कंपनी का याद से। चलिए, थैंक यू।